आइए बढ़ते हैं आगे। वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। शुरुआत करते हैं हमारे दो खास मेहमानों के साथ। विकास सेठी साहब, राजेश पालीवाल साहब हैं हमारे साथ तैयार। आप दोनों का स्वागत है। शुभ शुरुआत कीजिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो लॉन्ग टर्म पिक है वो ऑटो इंसिलरी से है और वो स्टॉक है मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है और स्टॉक में जिस तरीके से मंथली चार्ट पे डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा अपमूव देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मुझे लगता है कि मिंडा कॉर्प को यहाँ से बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसमें कोई भी गिरावट आती है तो इसको ऐड करें। 95 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है कि जिस तरीके से मंथली सेटअप और वीकली सेटअप में स्टॉक में अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, ये स्टॉक 140 150 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो मिंडा कॉर्प बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म की। ओके, मिंडा कॉर्प यहाँ पर करें खरीदारी। ऑटो स्पेस आपको आज एक्शन में दिख रहा है और ऑटो स्पेस से ही पालीवाल साहब की आपके लिए पिक है। पर मारुति इसके आ रहे हैं ऑटो बिक्री के नंबर्स और अच्छी बिक्री का अनुमान था और लग रहा है अनुमान से काफी बेहतर नंबर आए हैं। अगर आप देखें तो हम 4.5% की बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके पीवी बिक्री के नंबर्स को लेकर, और उस हिसाब से अगर कुल बिक्री का आंकड़ा देखें तो 1,64,000 का आते हुए दिखा है मारुति के लिए इस समय। यानी कि कुल बिक्री में लगभग 12% की बढ़त है ऑन अ YOY बेसिस। तो नजर रखिए, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। कुल बिक्री जहां तक मारुति का अनुमान है 12% की बढ़त है सालाना तौर पर इस कंपनी के लिए। स्टॉक थोड़ा रिएक्ट इस समय नहीं कर रहा है, 7,000 पर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, पर 12% बढ़कर आई है कुल बिक्री इस समय मारुति की सालाना तौर पर। हम पीवी जो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री है उसमें 4.5% सालाना तौर पर बढ़त का अनुमान इस समय कर रहे हैं। तो मारुति फर्स्ट प्रिंट आपके स्क्रीन पर आते हुए, और भरोसा भी हमारे एक्सपर्ट्स का है। सुबह विश्वेश जी भी कह रहे थे, जय ने भी कहा है मारुति लेकर जाइए, हिमांशु ने तो वहां पर खरीदारी की आपको राय भी दी है। जय, जरा मारुति के चार्ट देखकर फिर से बताएं, एकदम 7,000 के लेवल पर है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे इस समय, यहां से क्या व्यू है इस पर? देखिए दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक में काइंड ऑफ एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ है। 6,820 से लेकर 6,850 की रेंज में मुझे ऐसा लग रहा है 100-150 पॉइंट के नीचे, मतलब करंट मार्केट प्राइस के नीचे हमें एक अच्छा सपोर्ट है देखने मिला है मारुति में, और एक अच्छा रिवर्सल शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में यहाँ फिर बाउंस बैक हमें यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। पहला टारगेट इसका 70-100 का बनेगा, और जैसे ही 70-100 के लेवल्स दीप ये निकालेगा, एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा, और उसके बाद लगभग 7250 7300 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो ये ऑटो स्टॉक्स में बाउंस बैक आएगा, और वहां पे मारुति में भी एक बढ़त हमें देखने मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर राय इस वक्त। आप आइए सेठी साहब से लेते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, एक दमदार कंपनी है। कंपनी का नाम है EID पैरी। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स के कारोबार में है। शुगर में हमने अनिल जी देखा कि एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। शुगर के इंटरनेशनल जो प्राइसेस है अपने काफी अच्छी तेजी के दौर से गुजर रहे हैं, और जिस तरह से क्रूड के दामों में भी बढ़त हुई है, तो एथेनॉल का भी जो एक ट्रिगर है वो भी शुगर कंपनीज के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ये तो एक स्टोरी हो गई। दूसरी स्टोरी है, ये कंपनी 60% हिस्सेदारी ओन करती है अपनी ग्रुप कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल में, जो कि एक दमदार फर्टिलाइजर कंपनी है। उस कंपनी की मार्केट कैप है करीबन 22-23 हजार करोड़, और इनकी जो 60% हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू आज की डेट में आती है 13,500 करोड़, जबकि ये कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ 5,700 करोड़। तो उस लिहाज से भी देखें तो डीपली अंडरवैल्यूड है, और उसके अलावा एक अच्छा खासा शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस है। फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, जीरो लो डेट है, पिछले 5 साल का कैगर है प्रॉफिट में अराउंड 15-16% का। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि 329 के लेवल पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, 9 से 12 महीने में 450 तक के मेरे टारगेट है, इसमें बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो 450 के टारगेट्स के लिए EID पैरी यहां पर आप करें खरीदारी। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से राय। आइए 10 की कमाई कुछ और आइडियाज लेना बाकी है। राकेश जी, कुणाल जी भी अपना आइडिया आज शेयर कर रहे हैं। बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? दीपांशु, आज का जो हमारा स्टॉक है भारत डायनामिक्स स्टॉक है, और स्टॉक जो है अभी काफी समय से चला नहीं है, नीचे में एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। 10 की कमाई में दे रहे हैं, बट स्टॉक जो है पूरा
पूरा मोमेंटम दिखाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म के अंदर, निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, सरकारी कंपनीज में बाहर है दीपांशु, और बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कई महीनों के बाद स्टॉक ने 360 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट दिया है और नीचे एक बहुत ही दमदार बॉटमिंग आउट पैटर्न हुआ है। तो इस स्टॉक में जो लेवल्स हैं वो 440 के और फिर 480 के हैं। तो 440 480 के मीडियम टर्म टारगेट के लिए हमारी खरीदारी की राय है भारत डायनेमिक्स। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय भारत डायनेमिक्स में आती हुई इस वक्त मजबूती के साथ। आइए 10 की कमाई का एक और स्टॉक है, वो है विश्वेश के पास। विश्वेश जी बताएं सर, आपका स्टॉक 10 की कमाई का। देखिए अनिल जी, मुझे लग रहा है कि टीवीएस श्री चक्र मीडियम टर्म चार्ट्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिवर्सल था मिड पार्ट ऑफ 2020 में। उसके बाद में स्टॉक ऑलमोस्ट 2200 तक गया और करेक्शन आया है और अभी 1900 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जो एक रेशियो में बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो इज जस्ट 0.82, मतलब 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके सामने 1770 करोड़ का सेल्स करता है। जून क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव था बिकॉज ऑफ द कोविड। मुझे लग रहा है कि स्टॉक इज टेक्निकली एट द लेवल विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंट्री इन माय ओपिनियन। अगर आप 50-100 रुपए का रूम दे देते हो तो अभी सीएमपी चल रहा है 1940, मुझे लगता है 1800 आए तो भी अक्यूमुलेट करिए, रिवर्स पिरामिड करिए। यहाँ पे 1700 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। मुझे लगता है यहाँ पे 2700 और 3000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं टीवीएस शेयर चक्कर में। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड एंट्री एंड फंडामेंटली वेरी वेरी साउंड कंपनी। मुझे लगता है दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय फ्रॉम अ 10 की कमाई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है, 2700 3000 बड़े टारगेट टीवीएस चक्र में। आमतौर पर विश्वेश जी आप तो कैश के शेयर्स देखते नहीं 417 पे, ये कहां से आ गया आपके रेडार? अनिल जी, मैं ऑलमोस्ट सारा यूनिवर्स ट्रैक करता हूं, लेकिन क्योंकि हमारा शो का फॉर्मेट वैसा रहता है तो मैं ऑप्शन के पास रहता हूं। लेकिन सर हमारे 10 की कमाई के सारे स्टॉक देखिए कि यह इंडस्ट्री 320 वाला डबल हो गया। पॉलीप्लेक्स दिया था 40% हायर है। अरविंद दिया था दिवाली पिक पे 40 रुपीज वाला 65 हो गया। सन फार्मा, एल&टी, मेरे हिसाब से सर कैश इज द फर्स्ट लव, इज जस्ट दैट ऑप्शन इज मोर वॉलेटाइल दिस डेज, तो अच्छा लगता है। तो फिर इतना कम क्यों करते हो आप? तो फिर ज्यादा कैश के रोज ही लाया करो, एक आध मतलब इतने बढ़िया। एक्चुअली मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि 10 की कमाई में जो विश्वेश जी कैश के स्टॉक ढूंढ कर आते हैं ना, उनमें आप ट्रैक करिए, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखता है। और वैसे ही एक और स्टॉक टीवीएस विश्वेश जी लेके आए 2700 3000। मेरे ख्याल से जैन साहब की रिकमेंडेशन इसमें भी रहा है। जैन साहब आपने भी रिकमेंड किया था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, टीवीएस श्री चक्र जैन साहब के जेम्स में दिया था और 2-3 दिनों में, शायद कुछ ही दिनों में टारगेट अचीव हो गया था। और फैंटास्टिक कंपनी है और टायर के स्टॉक्स जबरदस्त कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जेके टायर ने शुरुआत की थी अच्छे रिजल्ट्स देने की और उसके बाद सारी एक के बाद एक और बहुत फैंटास्टिक विशेष ने ये स्टॉक चुना है। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, और बढ़िया स्टॉक है। ऐसे तो याद आया, सेठी साहब ने जेके टायर पिछले हफ्ते 10 दिन पहले बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। सेठी साहब क्या भाव में रिकमेंड किया था आपने, अगर याद है आपको तो? अनिल जी अभी याद नहीं है क्या भाव में रिकमेंड किया, बट डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसमें बिल्कुल तेजी में बने रहना है। आज भी स्टॉक अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है जिनका भी मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है बिल्कुल जेके टायर में बने रहना चाहिए। परफेक्ट, चलिए तो ये है आपके लिए। आइए अब पोजिशनल स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। राजेश जी बताएं सर, एसपीएल में आपका पोजिशनल स्टॉक आज के लिए। तो अनिल जी, पोजिशनल स्टॉक जो रहेगा वो केमिकल स्पेस से रहेगा और केमिकल स्पेस में हमें बोतल केमिकल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इस स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले 6-8 महीने का जो वीकली सेटअप है वो उसमें अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है और ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके का इसका फॉर्मेशन है वो ये दिखाता है कि जैसे ही ये स्टॉक 83-84 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग यहां से बनते हुए दिखेगा और स्टॉक का ब्रेकआउट होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो हम यहाँ पे इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले कुछ हफ्तों से देखने को मिली, ये स्टॉक अब यहाँ से ब्रेकआउट की तरफ बिल्कुल तैयार है और जैसे ही ब्रेकआउट होगा 83-84 के ऊपर, तो यहाँ से जो इसके टारगेट आना चाहिए इमीडिएट, वो आना चाहिए 105 से 115 तक के। तो कोई भी करेक्टिव एक्शन आती है तो उसको ऐड करें क्योंकि स्टॉक में एक जो फॉर्मेशन बना है वो ये दिखा रहा है कि स्टॉक एक अच्छी तेजी यहाँ से दिखाएगा। 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 105-115 के टारगेट हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। इस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। सेठी साहब आपको भी बोतल केमिकल पसंद है?
नहीं बिल्कुल अनिल जी, ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो कि साल 2 साल पहले नेचुरल लेवल्स पे 1-2 बार रिकमेंड किया हुआ है, बट उसके बाद जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे विनती ऑर्गेनिक्स है, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, सुदर्शन केमिकल्स, इस तरह के स्टॉक पे थोड़ा ज्यादा रुझान हो गया और वहां पे कंपैरेटिवली रिटर्न्स भी ज्यादा बने हैं। बट ये भी अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता स्टॉक, और बाकी पूरा केमिकल सेक्टर ही बिल्कुल ऑन फायर है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बोदल केमिकल। और इस बीच आइए की तरफ से एक बिगुल, सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आज बहुत दिनों के बाद मेरे पास जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है बैंकिंग का है, और स्टॉक का नाम है यस बैंक। अनिल जी, बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक में मैं बाय में व्यू दे रहा हूं। अभी ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। यस बैंक अभी चल रहा है 15 रुपए 90 पैसे, 16 रुपए। यस बैंक के अंदर यहां से अब एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यस बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां पे खरीदारी करके चले, आने वाले दिनों में यस बैंक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 15 रुपए 15.5 रुपए, आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना बढ़िया बैठ रहा है। अभी चल रहा है 15 रुपए 90 पैसे, 16 रुपए, और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 15 रुपए 15.5 रुपए के आसपास है। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में स्टॉप लॉस बहुत छोटा बैठेगा, और स्टॉक यहां से जब ये मूव दिखाना चालू करेगा तो मेरे को लग रहा है 17.5 का पहला टारगेट बनेगा, 19 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये बहुत छोटे मूव के मैं टारगेट दे रहा हूं। मेरे को ओवरऑल लगता है कि इस बार यस बैंक 20 रुपए का लेवल तोड़ेगा और 22 से 25 रुपए तक का मूव दिखाएगा। तो स्टॉक के अंदर यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 15.5 या 15 के आसपास नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 17.5 रुपए से लेकर 19 रुपए के पहला टारगेट होंगे, और उसके बाद 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का मूव यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अब आते बड़े बड़े टारगेट यस बैंक के लिए आते हुए 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस 1 रुपए का, लेकिन बड़े बड़े टारगेट। बंसल जी, आपकी याद आ गई मुझे यस बैंक के नाम से, जरा सुमित जी का साथ दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए यस बैंक के अंदर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। नीचे में जो सुमित जी ने लेवल्स दिए हैं 15 रुपए 50 पैसे, देखें तो काफी बड़ा बेस है, और टेक्निकली यहाँ पे जो सुमित जी बोल रहे हैं बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ बैठता है 17 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म बैठता है, और उसके बाद ये बड़े वाले लेवल्स भी सुमित जी के यहाँ देखने को मिलेंगे, और नीचे में 15 रुपए 50 पैसे काफी बड़ा बेस है। बिल्कुल बंसल जी सुमित जी के साथ है, मैं भी सुमित जी के साथ हूं। हम तो लगातार यस बैंक के एफपीओ के टाइम से 12 रुपए से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। 15 रुपए के नीचे खरीदने का है, और यहाँ पर जब भी मौका मिले एक्यूमुलेट कीजिए। और विश्वेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मैं ऐड करना चाहता हूं, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन है सुमित जी का, और रिस्क रिवॉर्ड मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। मुझे लग रहा है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से यस बैंक में रिवर्सल हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए अनिल जी, मैं एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको रिवर्स पिरामिडिंग कहते हैं। 16 रुपए का स्टॉक है, अगर आप लेट्स से 1000 क्वांटिटी लेते हो तो 16,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको रिवर्स पिरामिडिंग में ये करना है, 3 ट्रांच में बाय करना है। पहली ट्रांच में जब स्टॉक नीचे हो तो पहली ट्रांच का डबल बाय करो, इस तरह से 3 ट्रांच में बाय करो। मुझे लगता है 14-15 के बीच में बेस है, और यहां से 200 एवरेज जो है वो 22 के आसपास है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस पिक बाय सुमित जी। तो मैं डेफिनेटली उनका साथ देना चाहूंगा इस पिक में। सुमित जी, आज है ना, आपको जो मना है कर लो, आपको अनएक्सपेक्टेड साथ मिला, आपने सोचा नहीं होगा मैं, बंसल जी, विश्वेश जी सब मिलके आपके कॉल पर इतना बुलिश हो जाएंगे। तो आपका दिन है, लगे रहो, बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करो आज। तो सुमित जी ने टारगेट भी बड़े दिए, देखो मजबूत टारगेट है, मजा आता है। देखो 22 से 25 रुपए के टारगेट ये होते हैं ना टारगेट, तो जो हमारे भी 3 साल के टारगेट थे कि 12 रुपए वाला 30 रुपए होना चाहिए 3 साल में, तो उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन शांति से बैठे रहे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए एक्सपेयर मिड कैप स्टॉक में सेठी साहब का पोजिशनल स्टॉक बाकी है। सेठी साहब ने दिया शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से दिया EID पेरी। पोजिशनल स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल स्टॉक है, जब मैंने इसको आइडेंटिफाई करा था तो भाव था अभी 830 रुपए का, और अब ये 530 रुपए का, और अब ये ऑलरेडी बढ़ के 545-550 के लेवल्स आ गए हैं। बट यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल्स, एक जबरदस्त केमिकल्स वाली कंपनी है। ये पिगमेंट बनाने वाली भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, जिसका एक डोमिनेंट 30% मार्केट शेयर है। कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफी तगड़ा है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में।
फिर ब्रांड्स काफी पॉपुलर है और फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, एक अच्छे आरओई अराउंड 23% के आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.5 का, और पिछले अगर 3 साल का प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 20% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। जो प्रॉफिट FY17 में 54 करोड़ का था वो बढ़ के 135 करोड़ हो गया है। वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 575-600 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 520 रुपए का। 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, और 575 सुदर्शन केमिकल, आज केमिकल शेयरों का दिन है भाई। बोडल केमिकल अभी राजेश जी ने रिकमेंड किया, जैन साहब ने भी सुदर्शन केमिकल रिकमेंड किया है। जैन साहब आपको भी पसंद है? यस बिल्कुल गजब की आधा साहब की अनिल जी। इनफैक्ट मैंने ये जेम स्टॉक के तौर पे रिसेंटली रेकमेंड किया है फरवरी के महीने में ही, और केमिकल स्टॉक आज मैंने सुबह भी तिरुमलाई केमिकल्स दिया था, वो भी आज 5-6% तेज है। सो इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी जो सेठी साहब ने जो लॉजिक दी है, एंड मैं पूरा सहमत हूं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। अच्छा ग्रुप, अच्छी पेडिग्री, एंड ओवरऑल फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, और दिसंबर का क्वार्टर भी बहुत बढ़िया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, तो आज मैकेंजी की जो जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और वो कह रहे हैं 2025 तक $40 बिलियन की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में हो जाएगी, केमिकल इंडस्ट्री। इतनी बड़ी ग्रोथ की संभावना है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए सुदर्शन केमिकल, और एक और हमारे बड़े बुल केमिकल वाले सिद्धार्थ सेठानी साहब, कोई शेयर छोड़ा नहीं, पूरा सेक्टर से पूरा। नवीन फ्लोरेंस, दीपक नाइट्राइट से जो उन्होंने शुरुआत की, नवीन, विनती, आरती, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, मतलब जो SRF सारे ओके, दमदार। अच्छा, इस बीच सेठी साहब से एक और चीज याद आई। सेठी साहब की पसंद का शेयर जो सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया, मैंने भी किया था, साउथ इंडियन बैंक 8% मजबूत है, 10 रुपए 50 पैसे का हाई बनाकर अब 10 रुपए 65 पैसे। कभी ऊपर नीचे होता है तो कई लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखिए अल्टीमेटली 4 बड़े इंश्योरेंस कंपनियों ने इसमें स्टेक खरीदी, उसके बाद स्टॉक में देखिए क्या एक्शन। तो हर स्टॉक हर वक्त चले ऐसा जरूरी नहीं, आपका पेशेंस टेस्ट करता है। अब आप देखिए अगर आपने 8 साढ़े 8 में लिया तो आज 20% के रिटर्न पे बैठे हैं। सेठी साहब जरा एक बार साउथ इंडियन बैंक पे अपडेट दे राय दें आपकी। पहले अनिल जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, 2-3 दिन पहले ही ये जब खबर आई कि इन्होंने QIP के जरिए कुछ फंड्स जुटाए और इसमें इतनी दमदार इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक लिया है, तो 8 रुपए 65, 8 रुपए 70 पैसे के लेवल पे आपने रिकमेंड करा और आज 3-4 दिन में 20% से ज्यादा के रिटर्न बन गए, तो एक बहुत ही अच्छा कॉल था। बाकी इस स्टॉक को निचले लेवल पे 6.5-7 रुपए के लेवल्स पे मैंने भी रिकमेंड करा हुआ है, और मुझे लगता है ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा करना चाहिए। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, और जिस तरह से इस क्वार्टर में भी इनके एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, और ये जो नए जो नाम जुड़े हैं इस कंपनी में जिन्होंने स्टेक लिया, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म वाले निवेशक है, मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। ये आने वाले 1-2 साल में मुझे लगता है 25 से 30 रुपए तक के लेवल से इस स्टॉक में आ सकते हैं। रुपए तक के लेवल, वाह, 25 से 30। ध्यान से नहीं सुना, फिर से सुन ले, 25 से 30 रुपए, ये है बड़ा गियर। ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है 100%। ये शांति वाला काम है। आप रोज भाव देखेंगे तो फिर वो आप पैसा बना नहीं पाएंगे। आप परसेंटेज में देखिए ना, 1 रुपए बढ़ते 10% आपका रिटर्न आता है। वही चीज आप देखिए, अब यस बैंक लाइए जरा एक बार फिर से। 15 रुपए 90 पैसे पे रिकमेंड किया था, और ये 16 रुपए 90 पैसे। 1 रुपया बनते आपका 7%, 8% बनता है, जो कि 1 साल की FD का रिटर्न होता है। 1 साल की FD का रिटर्न 10 मिनट में आपको बनता है। सवाल वो नहीं है, आप उसके लिए नहीं लगा रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट वाली चीजों में बैठना पड़ता है शांति से। बस आपको पता है कि मुझे 14 रुपए आए जब भी आए यस बैंक लेना ही है। आपको पता है मुझे 8, साढ़े 8, 9 रुपए जब आए मुझे साउथ इंडियन बैंक लेके बैठ जाना है। फिर बैठिए आप आराम से, जब गर्मी हो, अगर आपको ट्रेड करना है तो गर्मी में दे दीजिए, वापस नीचे ले लीजिए, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपके लिए SPL में आ रहे हैं शॉर्ट टर्म पिक्स। क्या तुझे लगता है तो यहाँ से भाग पाएगी? ये बेबी है ना, ये अपनी मदद करेगी एस्केप प्लान में।
पार्टी का सामान? Presenting the big, bold and beautiful, all new Nissan Magnite. Ignite your charisma. कोरोना के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट व आफ्टर इफेक्ट एवं वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोरोनिल और श्वासारी। आचार खत्म? एस्ट्रोनॉट का आचार खत्म हुआ आचार। मेरा बबलू। रामू काका? Congratulations, Rahul. Thank you. आज से ये चेयर तुम्हारी। It's an honor, sir. But sir, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पता नहीं स्टाफ मुझे पसंद करेगा कि नहीं। तुम उनका ख्याल रखोगे ना राहुल, तो वो तुम्हारा और कंपनी का ख्याल रखेंगे। Here's a good way to show you care. LIC's Pension and Group Scheme. पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आसानी से मैनेज। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है और सबसे पहले लेते हैं सेठी साहब से उनकी शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक्स है, ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है जो कि बिल्कुल फोकस में है। पूरा सेक्टर ही जिस तरह की एक दमदार तेजी इस सेक्टर में पूरी देखी जा रही है और होनी भी चाहिए, बिकॉज हमने देखा सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रियल एस्टेट वापस से अच्छा कर रहा है। तो यहां से मैंने जो आज एक स्टॉक को पिक किया वो है बिरला कॉर्प, जो कि अभी 858 860 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। और फिर ऐसी भी अटकलें हैं कि सीमेंट के जो प्राइसेस है इनमें हाइक होनी है, तो या हो गई है, अभी तक कंफर्मेशन मुझे नहीं आया है, बट मुझे लगता है ये जो सीमेंट प्राइस हाइक की बातें हो रही है उसका भी एक बड़ा ही पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे सीमेंट सेक्टर को रहेगा। बिरला कॉर्प फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। पिछले साल 7.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बेहद ही शानदार थे। 81 करोड़ के सामने 148 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया दिसंबर 2020 में। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 890 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 845 पर। ओके। और इस बीच यस बैंक में 15 रुपए 80 पैसे से लेकर 16 रुपए 80 पैसे की रेंज में कई बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। वो एक्शन आपको सबसे पहले सुमित जी ने बताया, सुमित जी के बाद हाथों हाथ विश्वेश जी और अकेश जी ने भी इस एक्शन पर पूरी अपनी मोहर लगाई। उसके बाद देखिए स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम 1,42,00,000 शेयरों के बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे राजेश जी की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक और उसके बाद आज के 2000 भी आने की तैयारी। तो राजेश जी बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी, ये शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी वो ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो वीकली मंथली सेटअप पे स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में देखें तो नियर टर्म चार्ट पे पिछले स्विंग हाई को ये क्रॉस करके उसके ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से पिछले 4-5 सेशन से हम देखें स्टॉक में एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली विद वॉल्यूम एक्शन, ये दर्शाता है कि स्टॉक अब ये शॉर्ट टर्म में यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखना चाहिए। 215 220 तक के टारगेट हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। कोई भी करेक्टिव एक्शन आती है करें 176 का स्टॉप लॉस रखें। ABFRL बाय करने की सलाह रहेगी 215 220 के टारगेट के लिए। ओके, आदित्य बिरला फैशन यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक और एक क्लास स्टॉक आया है और इसके अंदर क्लास ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है अनिल जी 43 रुपीज 20 पैसा। ये स्टॉक भी मैं बहुत लोअर लेवल से और कंटिन्यूसली रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं। स्टॉक का नाम है रिको ऑटो। रिको ऑटो के अंदर अनिल जी आज ब्रेकआउट है। स्टॉक 2019 के हाई ब्रेक कर रहा है, 2020 के हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर आज प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हुए हैं। स्टॉक के अंदर साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। स्टॉक वीकली चार्ट के अंदर मेरे को बढ़िया दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 48 रुपए से लेके 51 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। रिको ऑटो में 41 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 48 से 51 के टारगेट्स के लिए। रिको ऑटो में करें खरीदारी, यह है राय सुमित जी की तरफ से। आइए अगला बिल्कुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय जी। खरीद कर चलना है MNM का और 850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 41 42 के रेंज में मिल रहा है अभी। इसको खरीद कर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें फर्स्ट टारगेट ऊपर में बनेगा, दैट वुड बी 57। सेकंड टारगेट बन रहा है लगभग 65 का। 57 65
ये दो टारगेट्स के लिए 850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। डाउन साइड स्टॉप लॉस अनिल जी यहाँ पे रखना है 33 रुपए पे। बहुत ही क्लीन एक 5 वीक डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर डेली चार्ट्स पर एमएनएम में देखने मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लगभग अनिल जी 50 to 61% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का होगा। 50 डेमा से रिवर्सल भी दिखा है ये स्टॉक ने। सो गोइंग फॉरवर्ड 875 से लेके 890 तक का एक मूव हमें देखने मिल सकता है। अभी 850 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 25 से लेके 40 पॉइंट का एक अप्रूव स्पॉट में देखने मिलेगा, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऑप्शन की वैल्यू लगभग 57 से 65 की हो जाएगी। नजर 850 का कॉल खरीदना है, जय की तरफ से है राय। जय, आपके पास एक 10 की कमाई भी बाकी है, बताएं कौन सा स्टॉक चुना है? जी दीपांशु अभी समय पहले सेठी साहब कह रहे थे कि सीमेंट स्टॉक्स और उनमें प्राइसेस में हमें बढ़त एसपीएल मिडकैप में दिया हुआ जेके लक्ष्मी सीमेंट स्टॉक का नाम है। जेके लक्ष्मी में क्लियरली फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 390 के आसपास। छोटा सा एक स्टॉप रहेगा दीपांशु यहाँ पे 377 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस 390 पे खरीदना है। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है इसका वो है 425 का, सेकंड टारगेट बनेगा 460 का। सेकंड टारगेट बहुत ही अग्रेसिव है बिकॉज 425 निकलता है, देन मुझे कोई हर्डल ही नहीं नजर आ रहा है 460 480 तक, तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है जेके लक्ष्मी में। जेके लक्ष्मी ये खरीदना है, जय की तरफ से है आपके लिए राय। हिमांशु जी भी 10 की कमाई का आइडिया अब दे रहे हैं। हिमांशु जी बताएं आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? जी जो मुझे पोजिशनल तौर पर यहाँ स्टॉक पसंद है, स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक बिल्कुल राइप है यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के लिए, और बहुत ही शानदार ग्रेजुअली यहाँ पर एक हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है। टाइम टू टाइम तेजी बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन में स्टॉक एंटर करता है, और अब जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट इमिनेंट है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया में यहाँ पर खरीदारी की राय है। 145 और 152 रुपए के दो टारगेट्स के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया में पोजिशनल तौर से खरीदारी करके चले। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 128 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कैस्ट्रॉल इंडिया, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी, यहां पर खरीदारी करने की राय। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और फंडामेंटली बेहद मजबूत, बड़े दिनों बाद एक्शन में आया। नहीं तो ये मेरे ख्याल से ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो अभी तक चला नहीं है। हमारी मालामाल वीकली में भी मालामाल वीकली में मेरे ख्याल से हमने 120-25 के आसपास रिकमेंड किया, लेकिन तब काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस आई नहीं। अब शायद हिमांशु जी के मुंह से निकला है तो बढ़ जाए, तो उम्मीद करें कि एक्शन आता दिखेगा। एक्शन आता दिख भी रहा है। 145-152 के टारगेट के लिए कैस्ट्रॉल में करें आप खरीदारी, ये है राय। आइए वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और बाजार में अपनी पारी की शुरुआत करने वाली कंपनी जिसने शुक्रवार से की है ये शुरुआत, और वो भी बेहद दमदार, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त। रेलटेल कॉर्पोरेशन के आईपीओ में लगाए पैसा लिस्टिंग गेन के लिए भी, और लॉन्ग टर्म इसे पोर्टफोलियो में रखे। 12 से 15% सालाना रिटर्न, एफडी से दुगुना आपको ये स्टॉक आराम से बिना किसी तनाव के देगा। ये थी हमारी राय जब ये आईपीओ आया, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके लिए आप देख लीजिए 94 रुपए की इश्यू प्राइस और 140 रुपए के ऊपर का दाम, यानी कि करीबन आपके लिए 45% के रिटर्न दो ट्रेडिंग सेशन में, कल और आज। और अभी तक आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ नहीं है तो पहले दिन लिस्टिंग के बाद सर्किट लगता हुआ। रेलवे की ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देने का ये कारोबार करती है, और पूरे देश में जबरदस्त नेटवर्क इस कंपनी का है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएमडी पुनीत चावला साहब। चावला साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दमदार लिस्टिंग के लिए। शुक्रवार को भी और आज भी आपके स्टॉक में तगड़ी परफॉर्मेंस आई है, और आपके निवेशकों ने अच्छी वेल्थ अपनी लिस्टिंग पर बनाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। जो आईपीओ आया है आपका, उसमें जाहिर सी बात है कि सरकार ने ही अपनी हिस्सेदारी ज्यादा बेची है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि रेलटेल की अगले 1 साल 2 साल के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। सबसे पहले वित्त वर्ष 2022, अब ये 1 अप्रैल से जो नया साल शुरू होने वाला है, इसके बारे में एक अंदाजा दें, ये साल कैसा रहेगा रेलटेल के लिए सर? इस साल की अगर बात करें जी, तो आपने जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हमारे देखे हैं, उसमें हमारे टर्नओवर करीब 15% लास्ट ईयर से ऊपर थे, और अभी जो है दिसंबर तक की हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जो है रही है। और मैं रिजल्ट्स आपके साथ अभी शेयर कर नहीं
सकता हूं, बट यही कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस उससे लास्ट ईयर से बहुत अच्छी रहेगी। और जो हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे आएंगे, ये वाला FY21, ये भी हम इट विल बी वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। परफेक्ट, बहुत। और अगर अगले साल की बात करें, हमारे ऑर्डर्स बुक जो है हमारी बढ़ती जा रही है और हमें और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी है, लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म से ये कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें 2022 में जो रिटर्न्स देगी, जिसकी वजह से टर्नओवर हमारी ज्यादा आएगी। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं हमारे पास। एंड देन जो फाइनेंशियल ईयर 22 की टर्नओवर है वो 21 से भी काफी अच्छी होने की उम्मीद है। तो परफॉर्मेंस इस साल और बेहतर रहेगी, पिछले 6 महीनों के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। टर्नओवर की आपने बात की, ऑर्डर्स की बात की, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी। चावला साहब, आज ये एक खबर भी आई, 106 करोड़ का ऑर्डर आपको एक मिला है रेलवे से, जो 18 महीनों में आप पूरा करेंगे। इसके साथ बताएं कि इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है और कितने समय में आप आमतौर पर इन ऑर्डर्स को पूरा करते हैं? देखिए, हमारी अभी ऑर्डर बुक करीब 4000 करोड़ की है। ओके। और जैसे मैंने बताया कि ये लगातार बढ़ रही है। अभी आपने बताया कि जैसे कि आपने बताया कि अभी हमें 100 करोड़ का रेलवे सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर नए मिले हैं। ये हमारा रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स का एक नया फील्ड जिसमें ये कंपनी एंटर करी है वेरी रिसेंटली, 1.5-2 साल से ही एंटर करी है। तो अब इसमें हमें ऑर्डर मिलने बहुत अधिक मात्रा में शुरू हो गए हैं और आगे भी होते रहे। और कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म है, जैसे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का करें, तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें 1 साल में कंप्लीट करना। तो इसकी पूरी की पूरी टर्नओवर जो है हमें इस साल जो है वो हमारी नेक्स्ट ईयर में आएगी। सिमिलरली हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ई ऑफिस की हमारी करंट ईयर में हमने ये 2 साल में पूरा प्रोजेक्ट जो है भारतीय रेलवे के लिए कंप्लीट कर। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म है। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, जैसे हमारा ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। तो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है ये लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट है, जो 3 से 4 साल लगते हैं। तो इस तरीके से वी हैव गॉट अ मिक्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट, जिससे हमारी इमीडिएट ग्रोथ भी होगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होगी। ओके, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए। मैं जो देख रहा था साहब, आपकी सेल्स पिछले 3 सालों में मार्च 2018 में 976 रही आय जो आपकी ऑपरेशन से, और लीज रेवेन्यू से रही 300 करोड़ के आसपास की, और 19 में 20 में लगभग यही रहा है। इस साल जरूर थोड़ी तगड़ी बढ़त दिख रही। तो ये समझिए आपके पास अगर 4000 करोड़ के ऑर्डर हैं, यानी कि आपके पास 3 साल अगर और नया ऑर्डर ना भी मिले तब भी आपके पास अगले 3 साल काम करने के लिए सफिशिएंट ऑर्डर है, राइट सर? जी, सफिशिएंट ऑर्डर है। ये सिर्फ जो मैं ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं, ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स हैं। हमारे टेलीकॉम सर्विसेज के एक सेगमेंट है, हमारा एक डाटा सेंटर का सेगमेंट है, और हमारा ये प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट है। जो टेलीकॉम सर्विसेज का सेगमेंट है वो हमारा सस्टेनेबल है, वो सस्टेनेबल चलता रहेगा। जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए या कोल सेक्टर के लिए उनका हम टेलीकॉम नेटवर्क हमने बिल्ड करके रखा है, तो उसको हम मेंटेन भी करते हैं, कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे। 5-5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की इनकम है वो तो हमारी कंटिन्यूअसली चलेगी ही। डाटा सेंटर की हमारी इनकम जो है वो हमारी चलेगी ही। ये उसके ऊपर 4000 करोड़ के उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है, ये उसकी बात में था। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि आपके जो डिविडेंड हिस्ट्री में देख रहा था, 2018 में आपने ₹1.60 डिविडेंड दिया, 19 में ₹1.95 और 20 में ₹1.44। डिविडेंड को लेकर क्या पॉलिसी है? कितना डिविडेंड आप देते, कितना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते, और आगे किस तरह का आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी सर? देखिए, डिविडेंड की पॉलिसी ये है कि ये हमारा 5% ऑफ नेटवर्थ रहता है, या 30% ऑफ पैट रहता है, जो भी ज्यादा होता है।
तो इसी तहत हमने लास्ट ईयर जो है 68 CR का डिविडेंड हमने दिया, और इस साल जो है क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम सर्टेनली इसको, और ये प्रॉफिट भी हमारा जो है ज्यादा होगा लास्ट ईयर से, तो इसलिए हम इसका डिविडेंड ज्यादा देंगे। इट विल बी अकॉर्डिंगली एज पर दैट। अच्छा चावला सर, एक सिंपल चीज मुझे समझाएगी। आमतौर पर मैं देख रहा हूँ आपका 1200 से 1500 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, कंपनी का दोनों ऑपरेशन से मिला के और लीज ऑपरेशन दोनों मिला के। ये कितना बढ़ेगा साल दर साल? अंदाज एक दे पाए कि 2021 में इतना, 2022 में इतना, ये इससे एक अंदाजा लगा सके आपके इन्वेस्टर की भी कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी? क्योंकि नई नई कंपनी अभी लिस्ट हुए हैं तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, तो कंपनी 3 साल 5 साल में क्या हो जाएगी, वो मैं सोच के आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड अगर रहना चाहता हूं तो उसका एक अंदाजा दीजिए। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि हमारे 3 मेजर सेगमेंट है। टेलीकॉम सेगमेंट है, हमारा डाटा सेंटर सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है सेगमेंट है, और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट सेगमेंट। हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो टेलीकॉम सर्विसेज में हमारा लीज लाइंस की रिक्वायरमेंट, ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट, हम और आप आज जो है बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये सर्विसेज हमारी सब बढ़ती जा रही है। हमारी अगर ब्रॉडबैंड सिर्फ सर्विसेज की बात करूं तो पिछले 10 महीनों में वी हैव ग्रोन बाय 2.55 टाइम्स। सिमिलरली हमारा जो डाटा सेंटर है वो भी हमारा बढ़ता जा सर्विसेज, तो और प्रोजेक्ट्स में और जो है मिल ही जो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं ये समझ सकता हूं कि हम अगले 2 साल में 2000 करोड़ तो पार कर ही जाएंगे, और अगर आप 4 या 5 साल की बात करते हैं तो इट विल टच 5000 CR हमारी जो टर्नओवर है। ये मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, सीइंग दी प्रोजेक्शंस। चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया सर। लिस्टिंग के बाद आपने बात की जी बिजनेस से, और एक बार फिर से आपको, आपकी कंपनी और रेलटेल के सारे आपके पूरे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए और इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो रेलटेल एक शानदार लिस्टिंग 140 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ 94 रुपए की लिस्टिंग के सामने, तो दमदार प्रदर्शन रेलटेल का होता हुआ लिस्टिंग के बाद से। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। चेतन भूटानी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ तैयार है इस वक्त, और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग शिप बिल्डिंग कंपनियों के लिए वो खबर लेकर आए। चेतन बताइए क्या है खबर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। जो ये खबर है इनफैक्ट काफी अच्छी खबर और काफी रिलीविंग खबर है डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर कंपनीज के लिए, स्पेशली कोचिन शिपयार्ड, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होगा सर कि भारत सरकार की जो इस रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट है, जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट मानी जाती है जो शिप रिपेयर के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए, एक्सक्लूसिवली शिप बिल्डिंग के लिए वैसे तो, उसमें थोड़ी सी राहत भारत सरकार ने इंडियन शिप बिल्डर्स को दे दी है। जिसका मतलब यह है कि जो हांगकांग कन्वेंशन होता है और जो इंडिया की रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट है, उसमें थोड़ी सी छूट और थोड़ी राहत दी गई है कि भारत में अगर शिप बनाने के लिए अगर शिप बिल्डर्स को अपनी प्रतिक्रिया शुरू करनी चाहिए तो वो सिर्फ 5 से 6 आइटम्स अब बैन कर दिए गए थे कि इस बेसिस पे आप लोग अपनी शिप नहीं बना सकते, लेकिन अब वो आइटम्स भी भारत सरकार चाहती है कि आप लोग आराम से शिप बनाइए, लेकिन जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जो हजारडस मटेरियल है, उसका इस्तेमाल डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के लिए ना किया जाए। इसके अलावा बाकी सारी शर्तों में भारत सरकार ने रियासत दे दी है, जिसका मतलब यह है कि अगर रिसाइकलिंग होनी है, सबसे पहले पॉइंट अगर रिसाइकलिंग पे हो तो फॉरेन गोइंग शिप लेस देन 500 ग्रॉस टनेज होगी तो वो हिंदुस्तान में आराम से डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी में जा सकती है, और कोई भी शिप जो भारत की कोस्ट लाइन में 20 नॉटिकल माइल में है वो भी हिंदुस्तान की शिप रिपेयर फैसिलिटी में, शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी में रिसाइकिल करी जा सकती है। और शिप बिल्डिंग की सबसे बड़ी खबर जो ये है वो ये है कि एस्बेस्टोस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनके रूल्स को मानते हुए जो हांगकांग कन्वेंशन बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, उसके बेसिस पे काफी बड़ा रिलीफ डोमेस्टिक इंडियन कोस्टल शिप बिल्डिंग को यहां पे मिलेगा सर। घरेलू शिप इंडस्ट्री को बड़ी राहत के संकेत यहां पर कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक, ये 2 स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन। मझगांव डॉक जल्दी से बंसल जी से एक बार राय ली जाए, क्योंकि बंसल जी का पसंदीदा स्टॉक है और मुझे याद है 160-65 से लगातार रिकमेंड किया है। बंसल जी बताएं सर।
अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और करेक्शन में स्टॉक सपोर्ट के पास ही मिल रहा है। नीचे में अगर हम देखें तो 212 213 एक सपोर्ट है और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ 228 230 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी भी 228 के टारगेट के लिए 215 के स्टॉप लॉस के साथ मजगांव डॉक में की जा सकती है। और ये बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देखिए दो स्टॉक आज फिर से सर्किट पर लगते हुए, आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर 20% के दोनों सर्किट। और आपको गुरुवार के दिन हमने बताया था कि देखिए इन दोनों कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने पर विचार हो रहा है। आरसीएफ और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और साथ ही एनएफएल, ये दो स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 20% के सर्किट दोनों स्टॉक दिखाते हैं और 7 दिन में आप देखेंगे तो जबरदस्त एक्शन। जैन साहब ने कई बार रिकमेंड किया, हमने मालामाल वीकली में लास्ट 56 रुपए में कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते। ये देखिए तगड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक, आपको एकदम सही वक्त पर तब बताया गया और वैल्यूएशन के साथ कि कितना वैल्यूएशन 10 से 12 हजार करोड़ का लैंड बैंक आरसीएफ का है, 8,000 करोड़ के आसपास का लैंड बैंक एनएफएल का माना जाता है, मार्केट कैप से कई ज्यादा ये है। आइए लेकिन आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जल्दी से आपको बता दें। पीक मार्जिन के नियम जो बदल रहे हैं, आज से मार्जिन कुछ ज्यादा होंगे। वरुण दुबे पूरी डिटेल्स के साथ है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, ये जो है पीक मार्जिन का सेकंड फेज है। पहला फेज शुरू हुआ था दिसंबर में जहां 25% के पीक मार्जिन लगाए गए थे, आज से 50% का पीक मार्जिन लगाया जाएगा। होता यह था इसके पहले दिसंबर के पहले कि आपके जो मार्जिन कैलकुलेशन है, जो आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, दिन के अंत में आपका मार्जिन कैलकुलेट करते थे। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई का इशू हुआ, आपको याद होगा, इसके बाद और काफी सारे इशू हुए। इसके लिए सेबी ने पीक मार्जिन का जो फंडा है उसको बाहर निकाला था। यानी कि आपके दिन भर के जो मार्जिन होंगे, मतलब दिन भर के जो ट्रेड्स होंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसके 4 स्नैपशॉट लेगा, यानी 4 बार जाके देखेगा कि आपके जो ट्रेड्स है उसके मार्जिन कितने हैं और उसके बेसिस पे जो सबसे हाईएस्ट मार्जिन है उसके कैलकुलेशन करेगा और फिलहाल उसका आपको अभी कम से कम 25% आपको मार्जिन कम से कम रखना होगा। अगर नहीं रखा तो उसका आपको पेनल्टी लगेगी। ये दिसंबर 1 से शुरू हो गया था। अब मार्च 1 से उसका आपको 50% कम से कम रखना होगा। इसका थर्ड फेज आएगा जून में, जब आपको कम से कम 75% रखना होगा और फिर सितंबर से 100% रखना होगा। यानी कि जो MIS ट्रेड आप लेते थे अब वो धीरे धीरे कम होगा। तो जो मार्जिन ट्रेडिंग करते थे उसमें प्रॉब्लम होगी। MIS और CO दो ट्रेड होते हैं, ये जो आमतौर पर ऑनलाइन ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकरेज देते हैं। अब तो कहीं आज ये जो सिस्टम डाउन है इस चक्कर में तो नहीं हो सकता है, नहीं पॉसिबिलिटी है ना। लोग सोच रहे हैं कि शायद वो एडजस्टमेंट में मार्जिन से मुझे लग रहा है कि आज जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग में और स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस है, हो सकता है, संभावना है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, बट लेकिन एक चीज समझ लीजिए, मार्जिन की रिक्वायरमेंट आज से बढ़ गई है। ये ध्यान में रखिए, आज से आपको पीक मार्जिन पहले के मुकाबले में ज्यादा देने होंगे। एक तरह समझ लो पहले जितना दे रहे उसके डबल देने। जी हाँ, डबल देने, राइट, करेक्ट, सीधी बात है। और ये फिर और बढ़कर टोटल 4 गुना तक हो जाएंगे, तब आपके लिए 4 गुना होंगे लेकिन वो बराबर वाले होंगे। हाँ। तो ये मार्जिन वाली रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है इस पर आपको करना है फोकस। चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लेने से पहले बता दो इस छोटे से ब्रेक के बाद बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज है 1 तारीख, पिछली 1 तारीख तो बजट में चली गई तो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स हुआ नहीं, लेकिन इस बार एकदम बग्गा साहब का और 1 तारीख का आना एक साथ सही समय पर हुआ जब जो बाइडेन साहब का प्लान सीनेट में पास होना है। बॉन्ड डील्स अमेरिका में बड़ी ऊपर नीचे हो रही है, दुनिया भर के बाजारों का असर हम पर पड़ रहा है, कच्चा तेल भाग गया, सोना गिर गया पूरा, और बिटकॉइन वो कैसे भूल सकते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो इतने सारे एक्शन के बीच में बग्गा साहब को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो बग्गा साहब जुड़ने की तैयारी में एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इस ब्रेक के बाद आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, राजेश जी, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी, आप सबका धन्यवाद करने का वक्त है और आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। देश के प्रति सम्मान के साथ इस शो का करेंगे हम समापन। आइए, जय हिंद।